स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th का इंग्लिश लेसन 2 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन को पढ़ने से पहले यहाँ जो वर्ड मीनिंग कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करवाया है, आप स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं कुछ वर्ड मीनिंग्स है। तो इसे आप पहले बढ़िया से पढ़िए, याद करें और तब जाकर आप लेसन को मेरे साथ रीड करें, तब जाकर आप अच्छे से लेसन को समझ सकते हैं। तो ये जो कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं, आप इसे नोट डाउन अपने कॉपी में करिए और याद करिए। लेसन का नाम है द ब्रेव पुरु, यानी बहादुर पुरु। यह कहानी हमारे भारत के यानी इंडिया के एक महान राजा जो कि पुरु थे, जो कि पंजाब में इनका साम्राज्य था, पंजाब की तरफ इनका साम्राज्य था, झेलम नदी के किनारे। तो उनके बारे में यह यहाँ पर हम लोग जानेंगे। इस कहानी में उन्हीं के बारे में डिस्कस किया गया है, चर्चा की गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज एबव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यानी आत्मसम्मान इस दुनिया में सभी चीज से ऊपर होती है। रीड दिस प्ले टू नो द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर एंड पुरु। इस नाटक को पढ़ें, यानी एक तरह से कहानी है लेकिन यह नाटक के रूप में आपके बुक में दिया गया है। तो इस नाटक को आप पढ़ें और इस पर आप ड्रामा भी कर सकते हैं। तो इसे आप पढ़ें और अलेक्जेंडर और पुरु, यानी अलेक्जेंडर को हम लोग सिकंदर के भी नाम से जानते हैं, और पुरु का जो रियल लाइफ स्टोरी है, यानी सही में जो जीवन की उनकी कहानी है, इस चीज़ में हम लोग इस स्टोरी में जानेंगे। ऑन द बैंक ऑफ रिवर, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं इसे आपको बता दूँ कि इसमें कैरेक्टर्स के यानी इनमें जो रोल है वो किनका किनका है। जैसे अलेक्जेंडर यानी द किंग ऑफ मैकडोनिया, मैकडोनिया का राजा था। पुरु जो था वो नॉर्दर्न इंडिया यानी पंजाब के झेलम नदी के किनारे इसका जो साम्राज्य था वहाँ का एक किंग होता है। 6 सैनिक होते हैं और 4 ग्रीक जनरल यानी ग्रीस के जनरल होते हैं, सेनापति होते हैं। आगे चलते हैं। ऑन द बैंक ऑफ झेलम रिवर, यानी झेलम नदी के किनारे अलेक्जेंडर एंड हिज सोल्जर सेट अप देयर कैंप। अलेक्जेंडर और उनके सिपाही वहाँ पर कैंप बनाए हुए थे, स्थापित किए थे। अलेक्जेंडर इज सिटिंग ऑन अ हाई चेयर, और जो अलेक्जेंडर था जो किंग ऑफ मैकडोनिया था वह ऊंचे चेयर पर बैठा हुआ था। हिज 4 ग्रीक जनरल्स आर सिटिंग ऑन लो चेयर्स, और उसके जो 4 सेनापति थे वो नीचे, थोड़ा उससे नीचे वाले चेयर पर बैठे हुए थे। अलेक्जेंडर इज डिस्कसिंग समथिंग विथ हिज जनरल्स। अलेक्जेंडर अपने सेनापतियों के साथ कुछ चर्चा कर रहे हैं। 2 ग्रीक सोल्जर्स आर स्टैंडिंग एट डोर, यानी 2 जो सेनापति थे, वह सेनापति नहीं, यहाँ सिपाही कहेंगे, 2 जो सिपाही थे वो दरवाजे पर खड़े थे। अब यहाँ पर बात होता है अलेक्जेंडर कहता है द बैटल ऑफ झेलम विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, यानी झेलम का युद्ध हमारे देश के इतिहास में याद किया जाएगा। फर्स्ट जनरल यानी प्रथम जो सेनापति है वह कहता है इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया टू। पहला सेनापति कहता है कि यह भारत के इतिहास में भी याद किया जाएगा। सेकेंड जनरल यानी दूसरा सेनापति कहता है आई थिंक इट विल गो डाउन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। दूसरा सेनापति कहता है कि मैं सोचता हूं कि यह पूरे विश्व के इतिहास में याद किया जाएगा। थर्ड जनरल आई हैव नेवर फॉट सच अ बैटल बिफोर। तीसरा सेनापति कहता है मैंने कभी आज से पहले ऐसा युद्ध नहीं किया। फोर्थ जनरल I have not either. I couldn't believe that we would be able to defeat the army of Porus till the end of war. चौथा जनरल कहता है मैंने भी ऐसा युद्ध नहीं किया और मैं ऐसा विश्वास नहीं कर सका कि हम लोग युद्ध के अंत में पोरस के
सारे सेना को, यानी पोरस का जो सेना लड़ रहा था उसे हम लोग हरा दिए। अलेक्जेंडर, तब अलेक्जेंडर कहता है, यस इट इज़ अ ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ माई लाइफ, यानी हाँ, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। आई रियली एडमायर द ब्रेवरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स, मैं भारतीय सैनिकों की बहादुरी का मैं प्रशंसा करता हूँ। फर्स्ट जनरल, यानी प्रथम जनरल जो है वो कहता है, दे फाउट लाइक डेविल्स योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी यहाँ पर किसी राजा को उसका सैनिक या फिर जनरल कहता है। तो पहला जनरल कहता है, वे एकदम राक्षस की तरह लड़े। अलेक्जेंडर, द इंडियंस आर वेरी गुड वॉरियर्स। अलेक्जेंडर कहता है कि भारतीय बहुत अच्छे योद्धा हैं। दे हैव द टैलेंट टू फाइट, उनमें एक कला है फाइट करने का, यानी कि लड़ाई करने का, युद्ध करने का उनमें कला है। इनफैक्ट वास्तव में दे आर बेटर देन आवर वॉरियर्स, और वास्तव में ये हमारे वॉरियर्स से, यानी हमारे योद्धा से काफ़ी अच्छे योद्धा हैं। सेकेंड जनरल, बट देयर जनरल्स आर नॉट गुड एज आवर्स, यानी लेकिन उनके सेनापति हमारे सेनापति जितने अच्छे नहीं हैं। अलेक्जेंडर, यू मीन टू से दे आर नॉट एज ब्रेव एज ग्रीक जनरल्स? आई डोंट थिंक सो। यानी अलेक्जेंडर ने तब कहा सेकेंड जनरल को, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ग्रीक जनरल जितना ब्रेव वो लोग नहीं हैं? आई डोंट थिंक सो, यानी मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। सेकेंड जनरल कहता, आई मीन दे आर नॉट वेरी स्किलफुल योर मैजेस्टी। यानी सेकेंड जनरल फिर कहता है कि मेरा मतलब है कि वो उतना युद्ध में कुशल नहीं है। अलेक्जेंडर, यस यू आर राइट। अलेक्जेंडर कहता है, हाँ तुम सही हो। द इंडियन जनरल्स आर स्टिल फॉलोइंग द ओल्ड सिस्टम ऑफ वॉरफेयर, यानी अभी जो भारतीय सैनिक हैं अभी भी पुराने पद्धति को, युद्ध के जो कला हैं वो पुराने युद्ध कला को फॉलो करते हैं, यानी अपनाते हैं। दे डिपेंड टू मच ऑन एलिफेंट्स एंड देयर एलिफेंट्स आर नॉट एज गुड एज आवर्स, यानी वो सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट्स पर, यानी हाथियों पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, लेकिन उनके जो हाथी है वो हमारे हाथी जैसे अच्छे नहीं हैं। बट एज वॉरियर्स दे आर अमेजिंग, लेकिन योद्धा के रूप में वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट देम, और मैं उनका आदर जरूर करता हूँ। थर्ड जनरल, आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ पोरस फाउट इन द बैटल ऑफ झेलम। थर्ड जनरल कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित था कि झेलम के युद्ध में पोरस ने कैसे फाउट, यानी लड़ाई किया। चौथा जनरल कहता है, ही कंटिन्यूड टू फाइट टिल द अदर्स हैड लेफ्ट द फील्ड। चौथा जनरल कहता है, वह तब तक फाइट करता रहा, यानी वह तब तक युद्ध करता रहा जब तक कि सभी फील्ड से, यानी मैदान से भाग न गए। ही हैड सो मच ऑफ करेज, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा हिम्मत थी। ही किल्ड सो मैनी वॉरियर्स विथ हिज स्वॉर्ड एंड इंज्योर्ड मैनी टू, यानी उसने अपने तलवार से कई योद्धाओं को, बहुत सारे योद्धाओं को मारा और कईयों को तो चोटिल या घवाहिल कर दिया। फर्स्ट जनरल कहता है, दिस इज़ द रीज़न दैट वी आर एबल टू कैप्चर हिम। तो पहला जनरल कहता है, यही वो रीज़न था जिसके कारण हम लोगों ने उसे पकड़ लिया, यानी कि जो लोग थे उसका सेना सब खत्म हो गया था पोरस का, तभी जाकर पोरस अकेले बच गया, और तभी इन लोगों ने साथ मिलकर कैप्चर कर लिया किसको? पोरस को, यानी पकड़ लिया। अलेक्जेंडर, ओह ही इज़ रियली ब्रेव मैन एंड अ ग्रेट वॉरियर। हाँ, वह सही में एक बहादुर इंसान है और एक बहादुर योद्धा भी है। आई विश ही वेयर वन ऑफ माई जनरल्स, और मैं चाहता हूँ
कि वह मेरे सेनापति में से यानी मेरा सेनापति बने। सेकंड जनरल, ही इज अ प्राउड मैन योर मैजेस्टी। सेकंड जनरल कहता है वह एक बहुत ही, एक तरह से कहते हैं ना, गौरव वाला, वह खुद पर जो गर्व कहता है करता है वह वैसा इंसान है। सेकंड जनरल ऐसा कहता है। अलेक्जेंडर फिर कहता है, अ सोल्जर इज नॉट अ ट्रू सोल्जर इफ ही इज नॉट प्राउड। यानी एक सैनिक जो होता है वह सच्चा सैनिक तब तक नहीं होता है जब तक उसे खुद पर अभिमान नहीं होता है। ही वॉज नॉट अफेयर्ड ऑफ द न्यूज ऑफ माई विक्ट्रीज एंड रिफ्यूज टू बो बिफोर मी। वह मेरी जो विजय की जो समाचार था, विजय का समाचार सुनकर, विजय की मैसेज संदेश सुनकर वह फिर भी नहीं घबराया और इनकार कर दिया उसने मेरे सामने सर झुकाने से। फर्स्ट जनरल कहता है, लेट अस सी हाउ ही बिहेव्स व्हेन ही विल ब्रॉट बिफोर यू। पहला जनरल कहता है, चलिए देखते हैं कि वह कैसा आपके सामने बिहेव करता है यानी बर्ताव करता है जब वह आपके सामने लाया जाता है, लाया जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट जनरल ने कहा अलेक्जेंडर से कि चलिए देखते हैं कि वह कैसा बर्ताव करता है जब आपके सामने उसे लाया जाएगा। अलेक्जेंडर कहते हैं, आई एम श्योर ही विल नॉट बिहेव लाइक अ कॉर्ड। यानी मुझे पता है कि वह एक कावर्ड कहते हैं कायर को, वह एक कायर की तरह बिहेव बर्ताव नहीं करेगा। अ सोल्जर इंटर्स एंड बोज टू अलेक्जेंडर। और बस इतना ही बोलते हुए एक क्या होता है, सैनिक प्रवेश करता है उनके दरबार में और बोज टू अलेक्जेंडर। यहाँ बोज कहने का मतलब हुआ, बोज कहने का यहाँ मतलब हुआ कि अलेक्जेंडर के सामने सिर झुकाता है। सोल्जर, योर मैजेस्टी पोरस हैज बीन ब्रॉट टू द कैंप। सैनिक कहता है, योर मैजेस्टी पोरस को कैंप तक ले आया गया है। अलेक्जेंडर कहता है, हैज ही बीन पुट इन चेन्स। क्या उसे जंजीरों में बांधा गया है। सोल्जर कहता है, यस योर मैजेस्टी। हाँ जी हुजूर कह सकता है, यहाँ कह सकते हैं। अलेक्जेंडर, फर्स्ट यू गो एंड कट ऑफ द चेन एंड ब्रिंग हिम इन। यानी पहले तुम जाओ और उसकी जंजीरों को काटो और उसे तब यहाँ लाओ। द सोल्जर बोज एंड गोज आउट। यानी तब जो सोल्जर था, वो सैनिक था, वो अपना सर झुकाता है और गोज आउट यानी बाहर चला जाता है। अलेक्जेंडर, फिर अलेक्जेंडर कहता है, ही इज अ किंग बिसाइड्स बीइंग अ ग्रेट वॉरियर। यानी वह एक राजा के अलावे एक बहुत ही महान योद्धा भी है। ही शुड नॉट बी पुट इन चेन्स। उसे चेन्स में यानी कि उसे जंजीरों में नहीं जकड़ के रखना चाहिए। पुरु इज ब्रॉट बिफोर अलेक्जेंडर। पुरु यानी जो राजा है पुरु, उसे अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के समक्ष यानी उसके सामने पेश किया जाता है। अलेक्जेंडर एंड हिज जनरल्स ग्रीट हिम। अलेक्जेंडर और उसके जो जनरल थे यानी सेनापति थे, पुरु का स्वागत करते हैं। पुरु ज्वाइंस द पाम ऑफ हिज हैंड एंड रेजेस देम टू हिज फोरहेड टू रिटर्न द ग्रीटिंग। यानी पुरु ने अपना हाथ जोड़कर, अपना सर उठाकर उनके उनका भी वो स्वागत किया। अलेक्जेंडर टू पुरु, यानी अलेक्जेंडर कहता है पुरु को, वेल हाउ आर यू पोरस। पुरु, माय नेम इज पुरु। यानी अलेक्जेंडर कहता है, वेल हालांकि कैसे हो तुम पोरस। पुरु कहता है, माय नेम इज पुरु। तो पुरु जो थे वो कहता है, मेरा नाम पुरु है। अलेक्जेंडर, ओके ठीक है। डू यू फील सॉरी फॉर द मिस्टेक दैट यू मेड। क्या तुम क्या तुम अपने गलती को महसूस कर रहे हो जो कि तुमने किया है। पुरु, आई हैव मेड नो मिस्टेक। अलेक्जेंडर, पुरु कहते हैं यानी जो राजा है वो कहता है, मैंने कोई भी गलती नहीं किया। अलेक्जेंडर कहता है, व्हाई डिड यू रिजेक्ट माई प्रपोजल। अलेक्जेंडर कहता है कि तुमने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार क्यों कर दिया। रिजेक्ट यानी किसी भी चीज़ को अस्वीकार करना, प्रपोजल यानी जब आप किसी को कोई
प्रस्ताव देते हैं, यानी कि ऑफर करते हैं, ठीक है ना, उसे हम प्रपोजल कहते हैं। पुरु, आई डिड नॉट वांट टू बी योर वैसल। वैसल यहाँ होता है जागीरदार, यानी किसी के अंदर रहकर काम करना, दास बनना, नौकर कह सकते हैं। पुरु, तब पुरु कहता है कि मैं तुम्हारा दास नहीं बनना चाहता। Alexander, don't you know that many kings have gladly agreed to be my vassals? अलेक्जेंडर कहता है, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि खुशी खुशी कई राजाओं ने मेरा दास बनना स्वीकार किया है। पुरु, आई नो इट वेरी वेल। पुरु कहते हैं, हाँ मैं ये बहुत अच्छी तरीका से जानता हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट नन ऑफ देम इज पुरु। बट मैं ये भी लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि उनमें से पुरु नहीं है। फर्स्ट जनरल सॉफ्टली टू द सेकेंड जनरल, यानी पहला जनरल सेकेंड जनरल के कान में कहता है धीरे से, ही इज इंडीड अ वेरी प्राउड मैन। वह अब भी एक बहुत अभिमानी व्यक्ति है। यानी पहला जनरल पुरु के इस आंसर को सुनकर सेकेंड जनरल को कहता है कि वास्तव में देखो, यह सही में एक अभिमानी व्यक्ति, यानी अभी भी, इंडीड कहने का मतलब है कि वास्तव में अभी भी एक अभिमानी व्यक्ति है। अलेक्जेंडर, डोंट यू नो दैट यू आर माई प्रिजनर। अलेक्जेंडर तब कहता है कि क्या तुम यह नहीं जानते कि तुम मेरे कैदी हो। पुरु कहता है, आई नो बट दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। पुरु कहता है, मैं जानता हूं बट इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, इससे मुझे कोई अंतर नहीं आता। आई एम स्टिल द लॉफुल किंग ऑफ माई कंट्री, यानी मैं अभी भी अपने देश का एक कानूनी राजा हूं। अलेक्जेंडर, हाउ शुड यू बी ट्रीटेड, यानी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए, या तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। पुरु कहता है, एज अ किंग शुड बी। पुरु कहता है कि जैसे एक राजा को ट्रीट किया जाता है वैसे किया जाना चाहिए। अलेक्जेंडर, पुरु यू आर रियली अ ब्रेव मैन। अलेक्जेंडर कहता है, पुरु तुम सच में एक बहादुर इंसान हो। आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुमसे। आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, यानी मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना पसंद करोगे, मेरा फ्रेंड बनना पसंद करोगे। पुरु कहता है, ओनली ऑन वन कंडीशन। पुरु कहते हैं कि ओनली ऑन वन कंडीशन, यानी केवल एक ही शर्त पर। अलेक्जेंडर, व्हाट इज योर कंडीशन। अलेक्जेंडर कहता है, तुम्हारा कंडीशन क्या है, शर्त क्या है। पुरु, माई किंगडम शुड रिमेन इंडिपेंडेंट एंड यू शुड ट्रीट मी एज योर इक्वल। पुरु कहते हैं, मेरा किंगडम जो होगा, यानी मेरा साम्राज्य, जहाँ के वो राजा थे, वो अपने बारे में, वो अपने साम्राज्य के बारे में कहते हैं कि मेरा जो साम्राज्य होगा वह स्वतंत्र रहना चाहिए और मुझे तुम्हारे जैसा, यानी कि तुम्हारे बराबरी में ट्रीट किया जाना चाहिए। अलेक्जेंडर, आई एग्री विथ यू, यानी अलेक्जेंडर कहता है मैं इससे सहमत सहमत हूँ, मुझे यह स्वीकार है। आफ्टर ए लिटिल पॉज, यानी कुछ देर, कुछ क्षण रुक कर, आई एम प्राउड ऑफ योर फ्रेंडशिप माई ब्रदर। अलेक्जेंडर पुरु से कहता है कि मुझे तुम्हारे दोस्ती पर गर्व है मेरे भाई। पुरु, आई विल डू माई बेस्ट टू बी वर्दी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। पुरु कहता है, मैं अपना बहुत ही बहुत ही अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कर्तव्य कहेंगे, इस फ्रेंडशिप के लिए निभाऊंगा। और अलेक्जेंडर ग्रेट को ये पुरु कहते हैं। पुरु एंड अलेक्जेंडर इम्ब्रेस ईच अदर हैप्पीली, यानी इम्ब्रेस कहने का मतलब है कि आलिंगन करना या अंगीकार करना, यानी दोनों आपस में गले से गले एक तरह से मिल सकते हैं, यानी खुद के शरीर को एक दूसरे से गले मिलने में वो ऐसे मिले, ठीक है। तो पुरु एंड अलेक्जेंडर इम्ब्रेस ईच अदर हैप्पीली, यानी खुशी पूर्वक पुरु और अलेक्जेंडर आपस में गले मिले। और इसी के साथ साथ इस प्ले का समाप्ति होता है, या स्टोरी भी कहें, स्टोरी समाप्त हो रहा है। और आगे चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, यानी टिक द करेक्ट है। टिक द करेक्ट में आगे मैं इसको कराने से पहले ये आपको रिमाइंड करवा दूँ कि आपको इस लेसन को एक दिन में नहीं करना है, 5 दिन का समय लें, 5 डेज का समय लें, और धीरे धीरे एक एक पार्ट मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। पहले आप अ, पहले आप वर्ड मीनिंग करें,
फिर जाकर एक्सरसाइज सॉरी कह रहा हूँ, वर्ड मीनिंग करें, उसके बाद आप रीड करें चैप्टर लेसन को, और उसके बाद तब जाकर आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने के बाद आप क्वेश्चन आंसर को याद करें। टिक द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए करते हैं। अलेक्जेंडर सेटअप हिज कैंप ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर, यानी अलेक्जेंडर ने अपना कैंप स्थापित किया, यानी कहाँ पर सेटअप किया, तो ये हमारा झेलम नदी के किनारे पढ़े हैं हम लोग इस स्टोरी में, तो झेलम डालेंगे। द इंडियन आर वेरी गुड, यानी इंडियन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वॉरियर्स यानी योद्धा होते हैं अच्छे। इंडियन जनरल्स डिपेंड टू मच ऑन, इंडियन जो जनरल थे यानी भारतीय सेनापति थे वो किस चीज़ पर डिपेंड करते थे, ये बोल रहे थे जनरल उनके, किनके जनरल, ग्रीक जनरल्स, तो अलेक्जेंडर के जनरल, तो ऐसा बोले कि वो लोग एलिफेंट पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अलेक्जेंडर एंड पोरस हैड अ फाउट बिटवीन, पोरस रिफ्यूज टू बी अलेक्जेंडर्स सर्वेंट, यानी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि पोरस जो था वह इनकार कर दिया किस चीज से, तो अलेक्जेंडर का नौकर बनने से। पुरु सोल्जर्स वेयर नॉट एज डैश एज अलेक्जेंडर्स सोल्जर, यानी पुरु के जो सोल्जर थे, पुरु के जो सैनिक थे, वह अलेक्जेंडर के सैनिक जितना दक्षपूर्ण नहीं थे, कुशलता से नहीं भरे हुए थे, यानी कुशल नहीं थे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। विच बैटर इज अलेक्जेंडर टॉकिंग अबाउट इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी अलेक्जेंडर किस युद्ध के बारे में प्ले में शुरुआत में, प्ले के इनिशियल स्टेज में बात कर रहे हैं, तो अलेक्जेंडर इज टॉकिंग अबाउट द बैटल ऑफ झेलम इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर जो हैं वह बैटल इस प्ले में सबसे शुरुआती में झेलम के युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। हु वॉज डिफीटेड इन द बैटल, यानी किसको बैटल में हराया गया, द किंग पुरु वॉज डिफीटेड इन द बैटल, यानी पुरु जो थे वह हार चुके थे उस बैटल में। व्हाट वॉज द ओपिनियन ऑफ अलेक्जेंडर अबाउट इंडियन सोल्जर्स, यानी अलेक्जेंडर का जो मत था, यानी उनका क्या सोचना था इंडियन सोल्जर्स के बारे में। द ओपिनियन वॉज दैट, यानी कि उनका जो मत था, जो सोचना था, द इंडियन सोल्जर्स आर गुड वॉरियर्स, दे हैव टैलेंट टू फाइट एंड दे आर बेटर दैन आवर सोल्जर्स, यानी उनका जो मत था यह था कि इंडियन सोल्जर्स जो होते हैं वो काफ़ी, इंडियन जो सोल्जर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे योद्धा होते हैं, उनमें कला होता है युद्ध करने का, और वो हमारे सैनिकों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। हु वॉज पुरु, पुरु कौन थे, व्हाट वेयर हिज क्वालिटीज, यानी उनके क्या गुण थे। पुरु वॉज अ ग्रेट इंडियन किंग, पुरु जो थे एक महान भारतीय राजा थे। ही वॉज अ प्राउड किंग, यानी कि वह एक अभिमानी राजा थे। ऑन बीइंग आस्क्ड हाउ पुरु शुड बी ट्रीटेड आफ्टर डिफीट, पुरु सेड एज अ किंग शुड बी, व्हाट डज इट टेल अबाउट पुरुष कैरेक्टर, यानी जब पुरु से यह पूछा गया कि डिफीट होने के बाद उसे उन्हें कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, तो पुरु कहा एज अ किंग शुड बी, यानी कि जैसे एक राजा को किया जाना चाहिए। तो इससे पुरु के कैरेक्टर के बारे में, यानी कि पुरु के चरित्र के बारे में क्या आपको पता चला है, या क्या कहता है। इट टेल्स दैट पुरु वॉज अ प्राउड किंग, या सिंपल सा लिटरली इसका जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, कि इससे यह पता चलता है कि पुरु जो था वह एक अभिमानी किंग था, अभिमानी राजा था। तो सिंपल आंसर है, इट टेल्स दैट पुरु वॉज अ प्राउड किंग। वाई डिड अलेक्जेंडर से दैट पुरु वॉज अ ब्रेव मैन, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर ने क्यों कहा कि पुरु एक महान योद्धा था। बिकॉज पुरु कंटिन्यूड टू फाइट टिल द अदर सोल्जर्स हैड लेफ्ट द फील्ड, क्योंकि पुरु जो थे वो लगातार एकदम अंत तक फाइट करते रह गए हैं, जब तक कि सारे सोल्जर्स जो थे वह फील्ड को छोड़ ना दिए हों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। ग्रामर पर आते हैं, ग्रामर पर देखना है वी यूज़ ए एंड एन, यानी कि आर्टिकल्स का यहाँ हम लोग देख सकते हैं। आर्टिकल्स का यूज देखना है हमें। आर्टिकल्स का यूज क्या होता है, ए एन और द को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ना है कि वी यूज ए एंड एन टू रिफर सिंगुलर नाउन, यानी कि अगर कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन कहने का मतलब है एक वचन, एक वचन जो संज्ञा होता है, जैसे कि बात करें अ बुक है, अ बुक कहने का मतलब एक किताब,
तो इसे हम गिन सकते हैं, किताब है, इसे गिन सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यह सिंगुलर हो गया। सिंगुलर क्यों है, क्योंकि इसके पहले एक लगा हुआ है। सिंगुलर मतलब जिस चीज से, जिस शब्द से किसी एक एक चीज का पता चले, बोध हो, उसे हम सिंगुलर कहते हैं। सिंगुलर नाउन है तो नाउन कहते हैं। तो यहाँ ए और एन का यूज सिंगुलर नाउन के पहले होता है। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ कंसोनेंट साउंड, यानी ए का यूज जो होता है, अ का यूज होता है उन साउंड से पहले जो कंसोनेंट साउंड होते हैं। कंसोनेंट साउंड कहने का मतलब बुक है, तो बुक क्या है, बी से शुरू होता है जो कि कंसोनेंट है। बी क्या है, यहाँ कंसोनेंट है। वहीं ऑरेंज ले ले तो एन ऑरेंज होता है। एन ऑरेंज इसलिए होता है क्योंकि ओ जो है वो वॉवेल है। ठीक है, तो अगला जो है, द आर्टिकल एन इज यूज्ड फॉर द वर्ड्स दैट बीइंग बिगिन विद द वॉवेल साउंड्स, यानी जो वॉवेल साउंड से पहले होते हैं शुरू, वॉवेल साउंड से पहले जो होते हैं वर्ड शुरू, उनके पहले एन लगाया जाता है। वहीं पर अगर बात किया जाए द का, द इज अ डिफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स टू अ स्पेसिफिक नाउन, यानी द जो होता है, द वह एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक निश्चित आर्टिकल होता है जो कि एक खास चीज की ओर, एक खास नाउन की ओर बतलाता है, इशारा करके, इशारा नहीं एक तरह से कहते हैं, बतलाता है, पॉइंट आउट करता है। जैसे कि बात करें, द बुक इन योर हैंड इज माइन, यानी सिंपली यहाँ किस चीज के बारे में बोल रहा है, बुक के बारे में बोल रहा है। बुक इन योर हैंड इज माइन भी बोल सकते हैं, बट यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि बुक इन योर हैंड इज माइन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है खास बुक के बारे में बात कर रहा है। तो इस चीज को दर्शाने के लिए हमें द लगाना यहाँ होगा। स्पेसिफिक चीज यानी जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में है किताब, वह मेरी है। तो यहाँ पर द बुक इन योर हैंड इज माइन, ये यहाँ द लगाना बहुत जरूरी है। इसी से रिलेटेड जो कुछ हैं फिल इन द ब्लैंक्स आप देख सकते हैं, मैंने कर दिया है। आप हालांकि खुद से कोशिश करिए पहले करने का, नहीं होता है तो ये कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको राइट द क्वालिटीज ऑफ पुरु एंड अलेक्जेंडर एज वेल एज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ पुरुज वॉरियर, यानी कि यहाँ पर आपको पुरु और अलेक्जेंडर के कैरेक्टर के बारे में, उसके क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ लिखना है, और छोटा सा स्टोरी टाइप का आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं वोकेबलरी में। वोकेबलरी में दिया हुआ है, जैसे कि दिया गया है, माई मदर इज़ एज बिजी एज बी, यानी मेरी माँ एक मधुमक्खी की तरह बिजी रहती है। इसका ये मतलब हुआ एज बिजी एज अ बी, यानी एज बिजी एज कहने का मतलब है यहाँ पर होगा कि व्यस्त किसकी तरह, तो अ बी यानी कि मधुमक्खी की तरह। ठीक, उसी तरीका से अगला है, द ड्रेस इज एज वाइट एज स्नो, यानी कि जो कपड़ा है वह इतना ज़्यादा उजला है। कितना ज़्यादा उजला है, तो जितना स्नो रहता है, यानी जितना बर्फ रहता है। सी इज एज प्राउड एज, यानी ये जो है ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर इस ऑप्शन के साथ मिल करके एज डैश एज के रूप में या तो इसे भरना है आप अपने मन से। मन से क्या, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है तो आप सही करेक्ट ऑप्शन को यहाँ पर भरें, और उसके बाद जैसे मैंने 2 किया है उसी को देखकर आप अदर एग्जाम्पल करें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में कुछ भी नहीं है, जैसे प्रोनाउंसिएशन करना है तो प्रोनाउंसिएशन में जैसे यहाँ दिया गया है BOUQUEAT। ठीक है, तो यह होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुष्पगुच्छ, यानी फूलों का जो गुच्छा होता है। जब हम किन्हीं बड़े को या कभी भी कोई आपको देता होगा, बुके कहते हैं, बुके कहते हैं, बुके क्या कहते हैं, बुके। ठीक है, और ये होता है बो, BOUGH, बो, बाव, बाव कहते हैं इसे। ठीक, DOUGH, डो, COUGH, कफ, ROUGH, रफ। ठीक है, तो इसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे, यानी कि इसको इंग्लिश में उच्चारण कर करके आप स्पेलिंग याद करेंगे। सो आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है, और इस लेसन को मैंने जैसा कि बताया है कि 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो 5 दिन में कंप्लीट करें, ज़्यादा हड़बड़ाएं नहीं, धीरे धीरे करें, और इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स को बार बार पढ़ें, याद करें, और इस चैप्टर को भी बढ़िया से पढ़ें। यही आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन आंसर को
याद करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।